वेलकम बैक टू ऑल। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका हेमेटोलॉजी की दुनिया में। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया का टॉपिक मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ा चुका हूं। सिर्फ एक तरह के क्वेश्चन उसमें बाकी हैं कि यदि फादर मदर को सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया है तो उनसे होने वाले बच्चों में कितने प्रतिशत बच्चों को सिकल सेल एनीमिया होगा, कितने प्रतिशत बच्चे कैरियर होंगे, कितने प्रतिशत बच्चे नॉर्मल होंगे। संभावना का यदि क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कैसे करना। सामने टॉपिक लिखा हुआ है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। भली भांति आपको पता है कि दोनों में काफी समानता है। दोनों का जो डिफेक्टिव जीन है वो ऑटोसोम पर पाया जाता है, पॉइंट नंबर 1। दोनों का जीन रिसेसिव होता है। बोले तो एक जीन अपना प्रभाव नहीं दर्शाएगा, प्रभाव दर्शाने के लिए 2 जीन होना मैंडेटरी। यदि 2 जीन हैं तो उसको सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट बोलेंगे अपन। यदि एक जीन है तो उसको कैरियर बोलेंगे अपन, और यदि एक भी जीन डिफेक्टिव नहीं है तो फिर वो नॉर्मल इंसान होगा। तो यहां पर इसके जीनोटाइप की यदि अपन बात करें तो इस तरह का जीनोटाइप मैंने आपको बताया था। यदि नॉर्मल इंसान है तो उसका जीनोटाइप 44 विदाउट एनी डिफेक्टिव जीन अपने द्वारा लिखा जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर क्रोमोसोम ऐसा नहीं है कि 44 है इंसान में, नहीं 46 है। XX और XY को अपन जानबूझकर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। इसको 46 ही मानना है आपको, बट XX और XY बार बार लिखें, कन्वीनियंस की वजह से अपन 44 लिख रहे हैं। अदरवाइज क्रोमोसोम तो 46 है, इसका जीन ऑटोसोम पर है, इसलिए अपन सॉल्यूशन 44 से निकाल रहे हैं। तो यदि 44 मिले बिना डिफेक्टिव जीन के तो ये नॉर्मल होगा। यदि इस पर एक डिफेक्टिव जीन मिले तो ये सिकल सेल कैरियर होगा, और यदि दोनों डिफेक्टिव जीन मिले तो यह सिकल सेल एनीमिया का मरीज होगा। अब बोर्ड पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये चारों क्वेश्चनों को आप बुकलेट में लिखें। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें इन क्वेश्चनों को लिखने के बाद, और उसके बाद इनको अपनी कॉपी में सॉल्व करें। कॉपी में सॉल्व करने के बाद अपन इनका समाधान ढूंढेंगे। देखें, सिकल सेल एनीमिया फादर को है और मदर नॉर्मल है, ये पहला क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत बच्चों को सिकल सेल एनीमिया होगा, कितने प्रतिशत बच्चे कैरियर होंगे, कितने प्रतिशत बच्चे नॉर्मल होंगे। दूसरा क्वेश्चन, सिकल सेल कैरियर वाले की शादी सिकल सेल कैरियर से हो तो उनसे होने वाले बच्चों में कैरियर होने की संभावना, नॉर्मल होने की संभावना और सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना बताओ। तीसरा, सेल एनीमिया वाले की शादी सिकल सेल कैरियर से हो रही है तो संभावना बताओ। चौथा है, सिकल सेल एनीमिया वाले की शादी सिकल सेल एनीमिया वाले से हो रही है तो संभावना बताओ। किसकी संभावना बतानी है आपको? नॉर्मल कितने प्रतिशत होंगे, कैरियर कितने प्रतिशत होंगे, और सिकल सेल एनीमिया कितने प्रतिशत कैंडिडेट के अंदर डेवलप होगा। ऑप्शन है आपके पास 0%, 25%, 50% या 100%। 0, 25, 50 और 100%। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से इनका आंसर निकालें, फिर अपन सॉल्यूशन ढूंढेंगे। चलें, सॉल्यूशन निकाल लिया होगा आपने, कॉपी में सॉल्व कर लिया होगा। देखें क्या आंसर आता है। सबसे पहले क्वेश्चन का देखें आप। सिकल सेल एनीमिया वाले इंसान की शादी नॉर्मल इंसान से होती है तो सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना बताओ। ये सिकल सेल एनीमिया का जीनोटाइप लिखेंगे अपन 44। देखो डिफेक्टिव जीन दिखा रखे हैं अपन ने 2, इससे गैमेट बनेंगे 22-22, एक डिफेक्टिव जीन आएगा यहां पर। उधर नॉर्मल है तो दोनों नॉर्मल गैमेट बनेंगे। अब इनका फ्यूजन करा दो। मेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल गैमेट से करा दिया, 44 एक डिफेक्टिव जीन।
फिर इस मेल गैमेट का फ्यूजन दूसरे फीमेल गैमेट से करा दिया, 44 एक डिफेक्टिव जीन। फिर इस मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूजन कराया, 44 एक डिफेक्टिव जीन। फिर इसका फ्यूजन इससे कराया, 44 एक डिफेक्टिव जीन। ये चारों बच्चे हो गए इनके जी, चारों में एक डिफेक्टिव जीन आ रहा है। कौन से बच्चे को सिकल सेल एनीमिया होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है इनसे होने वाले 100 के 100% बच्चे कैरियर होंगे, इनसे होने वाले 100 के 100% बच्चे कैरियर होंगे। यानी क्वेश्चन का आंसर है ऑल चाइल्ड आर कैरियर। क्वेश्चन का आंसर है ऑल चाइल्ड आर कैरियर, सारे के सारे बच्चे कैरियर होंगे। सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना 0%, नॉर्मल होने की संभावना 0%, कैरियर होने की संभावना 100%। इज दैट क्लियर? आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर। सिकल सेल कैरियर वाले इंसान की शादी सिकल सेल कैरियर महिला से होती है, इनके होने वाले बच्चों में सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना बताओ। ये सिकल सेल कैरियर, ये जीनोटाइप, एक डिफेक्टिव जीन, सेम उसी तरह का एक डिफेक्टिव जीन, इनसे गैमेट बना दिए, एक डिफेक्टिव जीन गया, एक गैमेट नॉर्मल, एक डिफेक्टिव जीन गया, एक गैमेट नॉर्मल। अब इनका फ्यूजन करा दिया, इस मेल गैमेट का फ्यूजन इस फीमेल गैमेट से कराया, 44 दो डिफेक्टिव जीन। इस मेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल गैमेट से कराया, 44 इसका फ्यूजन उस फीमेल गैमेट से कराया, 44 एक डिफेक्टिव जीन। इसका फ्यूजन इससे कराया, 44 एक डिफेक्टिव जीन। इसका फ्यूजन इससे कराया, 44 एक भी डिफेक्टिव जीन नहीं। देखो ये बच्चे को सिकल सेल एनीमिया होगा, ये बच्चे कैरियर होंगे, और ये जो बचा हुआ है वो नॉर्मल होगा। सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना बताओ। आंसर है 25%। नॉर्मल होने की संभावना बताओ। आंसर है 25%। कैरियर होने की संभावना बताओ। आंसर है 50%। शायद 100% साथियों ने जो किया होगा यदि सॉल्व, तो आपका 100% आंसर आया होगा। इसी तरीके से ये देखो उस तरह का केस है जहां पर किसी 1 साल के बच्चे को सिकल सेल एनीमिया डायग्नोस होने पर उनकी माताजी आपसे पूछेंगी कि हमारे बच्चों में ये बीमारी कैसे हुई, तो आप उनको बताएंगे जी आपसे हुई। फिर वो माताजी बोलेंगी कि मैं और मेरे हस्बैंड तो दोनों नॉर्मल हैं, फिर हमारे से इस बच्चे में बीमारी कैसे लग गई। तो फिर अपन को जवाब देना होगा कि भले से सिम्टम के आधार पर आप नॉर्मल हैं, परंतु जीनोटाइप के आधार पर आप कैरियर हैं। आपके हस्बैंड में भी एक डिफेक्टिव जीन है, आप में भी एक डिफेक्टिव जीन है, दोनों के मिलने से 2 जीन एक साथ अपीयर हो गए, इसलिए आपका एक बच्चे में सिकल सेल एनीमिया हुआ है, जबकि देखो एक बच्चा तो नॉर्मल है। इज दैट क्लियर? तो यहां एसिम्प्टोमेटिक होंगे ये कैरियर वाले केस। तीसरा क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया वाले की शादी सिकल सेल कैरियर से होती है, तो बच्चों में सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना देखो इस पर्टिकुलर बच्चे में बताओ। सिकल सेल एनीमिया, इसमें भी सिकल सेल एनीमिया, उसी तरीके से गैमेट बनाए हैं अपन ने, 44 22 22 हो गए, दोनों में एक एक डिफेक्टिव जीन आ गया। 44 22 22 केवल एक डिफेक्टिव जीन। अब इसका फ्यूजन उससे कराया तो 2 डिफेक्टिव जीन, इसका फ्यूजन उससे कराया तो 1 डिफेक्टिव जीन, इसका फ्यूजन इससे कराया तो 2 डिफेक्टिव जीन, और इसका फ्यूजन उससे कराया तो 1 डिफेक्टिव जीन। इसका मीनिंग यह हुआ यहां पर सिकल सेल एनीमिया, यहां पर सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों कैरियर। क्वेश्चन ने पूछा था कितने प्रतिशत बच्चे नॉर्मल होंगे, आंसर है 0%। कितने प्रतिशत बच्चों को सिकल सेल एनीमिया होगा, आंसर है 50%। कितने प्रतिशत बच्चे कैरियर होंगे, आंसर है 50%। 50% बच्चे तो कैरियर हैं, 50% बच्चे तो कैरियर हैं, और 50% बच्चों को सिकल सेल एनीमिया हो रहा है।
इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखें, जानबूझकर सॉल्व नहीं किया इधर, क्योंकि सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सिकल सेल एनीमिया वाले मेल की शादी सिकल सेल एनीमिक फीमेल से होती है। पहली बात तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर होता है। पहली बात तो ये कॉम्बिनेशन रेयर होता है। यदि कॉम्बिनेशन बन जाए तो आप इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 100% बच्चों में सिकल सेल एनीमिया होगा। कितने परसेंट नॉर्मल होंगे? 0%। कितने परसेंट कैरियर होंगे? 0%। और सारे के सारे बच्चों में सिकल सेल एनीमिया होगा। इज दैट क्लियर? दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। शायद चारों के चारों क्वेश्चनों का जवाब आपको अच्छे से मिल गया हो। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने किया होगा। सारे बच्चे कैरियर होंगे, यानी केवल फादर मदर में से एक को सिकल सेल एनीमिया है तो किसी भी बच्चे में अपीयर नहीं होगा, वो कैरियर होंगे। दोनों कैरियर हैं तो 25% में सिकल सेल एनीमिया होगा। एक कैरियर और एक को सिकल सेल एनीमिया है तो 50% कैरियर और 50 में बीमारी अपीयर होगी। और दोनों में सिकल सेल एनीमिया है तो 100% बच्चों के अंदर सिकल सेल एनीमिया अपीयर हो। इज दैट क्लियर? तो ये सिकल सेल एनीमिया के इनहेरिटेंस का क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब अपन अगली बीमारी पढ़ेंगे। उस पर्टिकुलर बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर देखें, बीटी-सीटी पढ़ाए थे मैंने आपको। बीटी बोले तो ब्लीडिंग टाइम और सीटी बोले तो क्लॉटिंग टाइम। बीटी बोले तो ब्लीडिंग टाइम और सीटी बोले तो क्लॉटिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम ब्लीडिंग डिसऑर्डर में बढ़ जाता है। ब्लीडिंग टाइम ब्लीडिंग डिसऑर्डर में बढ़ जाता है जिसका नाम था परप्यूरा। और क्लॉटिंग टाइम क्लॉटिंग डिसऑर्डर में बढ़ जाता है जिसका नाम है हीमोफीलिया। तो परप्यूरा में आपको टोटली पढ़ा चुका हूं, हीमोफीलिया बचा हुआ था जो अपन यहां डिस्कस करेंगे। देखिए, इनसे एक और थोड़ी सी जानकारी, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सारे के सारे इनहेरिटेंट डिसऑर्डर। देखिए, अपने पुराने कल्चर में, अभी तो मेडिकल साइंस एडवांस हो गई, बाकी एक पुराना परंपरा रही है। नॉर्मल तौर पर अपने यहाँ शादी होती है तो ऐसा तो है नहीं कि पहले कोई जीनोटाइप या बीमारी की काउंसलिंग होती है, जेनेटिक काउंसलिंग, हालांकि अब होने लगी है, पहले कभी नहीं होती थी। तो पहले भी इसी कंसेप्ट को, साइंस को अपनी परंपराओं से जोड़ सकते हैं कि नॉर्मल तौर पर क्या होता है, जब शादी होती है तो जब मिलान होता है, लड़का लड़की देखी जाते हैं तो गोत्र मिलाते हैं। सोचो, गोत्र में सबसे पहले तो खुद का गोत्र नहीं मिल रहा है, फिर अपने मदर का गोत्र, फिर दादी जी का, फिर नानी जी का। अच्छा, आजकल तो कम हो गए हैं वैसे, एक आध को तो बाईपास कर देते हैं जब करनी होती है तो, बाकी ये 2 3 4 गोत्र अपन मिलाते हैं। अच्छा, गोत्र एक जैसे हुए तो नहीं करते। देखें, इस बात का साइंटिफिक महत्व भी है। एक जैसे गोत्र होने का मतलब पुराने टाइम में एक पर्टिकुलर जनरेशन चलती आ रही है। अब वहां पर यदि कोई डिफेक्टिव जीन था तो कैरियर के रूप में आएगा। और 2 एक जैसे गोत्र में मैरिज होने का मतलब दोनों कैरियर हो सकते हैं, और कैरियर जब मिलेंगे तो कैंडिडेट में आने वाली पीढ़ी में बीमारी हो सकती है। तो पुराने लोग जो ये गोत्र मिलाते थे उसको साइंटिफिक वे में भी अपन सोच सकते हैं कि कुछ तो फायदेमंद है, और फायदेमंद यही है कि कैरियर जीन आपस में ना मिले। कैरियर मिलेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि इनमें से किसी तरह की बीमारी हो सकती है। यही नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि पुराने लोग भी समझदार होते थे। हाँ, नाम उसको भले से कुछ और देते हो, वो अपनी परंपरा मानते हो, बाकी उनसे भी बीमारियों का बचाव होता है। अलग अलग गोत्र में शादी होना, इसका बेनिफिट यही होता है कि जो इनहेरिटेंट में कैरियर जीन मिला हुआ है तो वो मिलकर बच्चों में बीमारी पैदा नहीं करेगा। और अब तो और एडवांस हो गए कि अलग अलग जाति में ही शादी हो जाती है, तो वो तो और भी बेनिफिशियल है। बट इसका गलत मतलब आपको नहीं निकालना है।
चलें, ये व्यवहारिक ज्ञान हो गया। अब टॉपिक पर आए आप, हीमोफीलिया। देखिए, हीमोफीलिया में पहला शब्द अपन जानेंगे जो शायद शुरू से अपन पढ़ते आए हैं बट अब कभी अपन ने गौर नहीं किया। एक बीमारी थी जो रॉयल फैमिली में हुई थी, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली की बहुत सारी जनरेशन में एक बीमारी हुई। उस बीमारी में क्या होता था कि कैंडिडेट को जब भी कभी चोट लगती थी उसका ब्लीडिंग ज्यादा लंबे समय तक होता। छोटी सी चोट लग जाए, चाकू से हाथ कट गया तो 10 मिनट तक ब्लीडिंग होती रहेगी, कितना ही कंप्रेस कर लो। अब किसी इंसान को चोट लगने के बाद इतने लंबे समय तक ब्लीडिंग हो तो कॉमन सेंस की बात है घर वाले उसको डॉक्टर साहब के पास लेकर जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब ने जब इसका कारण जानना चाहा और उसकी बॉडी में सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन कराए तो उनको मालूम चला कि इसमें एक आध क्लॉटिंग फैक्टर कम है, एक आध क्लॉटिंग फैक्टर कम है। अच्छा, क्लॉटिंग फैक्टर कम है, जो जो क्लॉटिंग फैक्टर कम थे वो डिसाइड हो गए। फिर यह डिसीजन लेना था कि बीमारी को क्या नाम दिया जाए। अच्छा, क्या नाम दिया जाए उसका पहलू यह बना कि इस इंसान में ब्लड लगातार बाहर निकल रहा है। जैसे एक 5 साल का बच्चा है, वो दिन भर खेलेगा और खेलेगा तो दिन में 2 बार चोटिल होगा। छोटे बच्चे खेलेंगे तो चोटिल होगा, और चोटिल होने का मतलब है ब्लड निकलेगा लंबे समय तक। इसका मतलब वो बच्चा या कोई भी इंसान अपने ब्लड से प्रेम करता है। देखें, प्रेम की परिभाषा आप सारे बुद्धिजीवी लोग भली भांति समझते हैं कि प्रेम का मतलब है जिसको आप और मैं लगातार देखना चाहें। जिससे भी अपन प्रेम करते हैं, ज्यादा डिटेल में साइकेट्री में पढ़ाया जाएगा ये कि प्रेम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव। बाकी यहां शॉर्ट में कि जिससे अपन प्रेम करते हैं, प्रेम का मतलब है अपन चाहते हैं कि वो लगातार अपनी नजरों के सामने रहे और अपन उसको देखते रहें। अपन देखते हैं तो दिल को असीम खुशी प्राप्त होती है। इसी तरीके से इन बच्चों में या कैंडिडेट में जो बीमारी हो रही थी, इनका फिनोमिना क्या था कि यह अपने ब्लड से प्रेम करते हैं, तभी तो देखना पसंद करते हैं। क्योंकि इनको चोट लगती है तो चोट लगने के दौरान लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है, तो ब्लड को जहां 2 मिनट होनी चाहिए वहां 10 मिनट देखा जा रहा है इन इंसानों के द्वारा। तो इन इंसानों को अपने ब्लड से प्रेम है, यह कंसेप्ट बना। अच्छा, प्रेम के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं लव, और ब्लड के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं हीम। और हीम और लव दोनों को मिलाकर इन कैंडिडेट में होने वाली बीमारी को नाम दिया गया हीमोफीलिया। शायद कभी आपने संधि विच्छेद करके नहीं देखा होगा, अब देख लें आपकी हीमोफीलिया 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। हीमोफीलिया 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है हीम, जहां पर हीम वर्ड का मतलब या हीमो वर्ड का मतलब होता है ब्लड। हीमो वर्ड का मतलब होता है ब्लड। और फीलिया जो शब्द है वह फिलिक से लिया गया। फीलिया शब्द फिलिक से लिया गया है, और फिलिक शब्द का मतलब होता है लव। देखें, 2 एक जैसे वर्ड होते हैं, फिलिक और फोबिक। फोबिक का मतलब है अपोजिट, उल्टा, हेट, और फिलिक का मतलब है लव। तो वह इंसान जो अपने ब्लड से प्रेम करते हैं, उनमें होने वाली पर्टिकुलर बीमारी को नाम दिया हीमोफीलिया। इज दैट क्लियर? तो हीमोफीलिया का वास्तविक अर्थ होता है अपने ब्लड से प्रेम करने वाले, क्योंकि ये दिन में 10 बार चोट खाते हैं और 10 के 10 बार 10-10 मिनट तक अपने ब्लीडिंग को होते हुए देखते हैं। देखना लगातार किसी चीज को, इसका मतलब अपन उससे प्रेम करते हैं। तो अपने ब्लड से प्रेम करने वाले इंसानों में होने वाली इस तरह की गंभीर बीमारी को नाम दिया गया हीमोफीलिया। यह इस नाम का अर्थ हो गया। ये जो बीमारी शुरुआत में हुई, यह पर्टिकुलर विक्टोरिया फैमिली में भी यह बीमारी देखी गई। यह इनहेरिटेंट डिसऑर्डर है। तो विक्टोरिया फैमिली में कई सारी जनरेशन में इस बीमारी वाले मेल अपीयर हुए, यानी बहुत सारे मेल को पीढ़ी दर पीढ़ी ये वाली बीमारी हुई। अब ये वाली बीमारी उनके अंदर डेवलप हुई। इसका मतलब बोल सकते हैं अपन कि भैया बड़े घरों की बीमारी होने की वजह से हीमोफीलिया इज ऑल्सो नोन एज
रॉयल डिसऑर्डर। यानी क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में कई सारी जनरेशन में इस बीमारी से संबंधित चाइल्ड पैदा हुए, जनरेशन टू जनरेशन। इसलिए यह बीमारी के जो शुरुआती केस थे वो उनके परिवार में देखने को मिले, बिकॉज इट इज ए इनहेरिटेंट डिसऑर्डर। इसलिए इस पर्टिकुलर बीमारी को नाम दिया जाता है रॉयल डिसऑर्डर। क्या होता है इस बीमारी के अंतर्गत? नॉर्मल तौर पर शरीर में ब्लडिंग नहीं होती, क्योंकि शरीर में कोई छोटी मोटी कैपिलरी रप्चर भी होती है तो प्लेटलेट उस छोटे से छेद को भर देती है, उस घाव को भर देती है। यहां पर ब्लीडिंग लंबे समय तक कब होगी? जब चोट लगेगी, क्योंकि लंबी चोट या ज्यादा मैसिव इंसिजन लग जाए तो वहां से ब्लड निकलता है, और उस ब्लड को रोकने के लिए क्लॉटिंग होना जरूरी है। और इन इंसानों में क्लॉटिंग होने में ज्यादा समय लगता है, बिकॉज दे आर हैविंग द डेफिशिएंसी ऑफ सम क्लॉटिंग फैक्टर। सो दैट्स व्हाई द प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग अकर इन दीज टाइप ऑफ केसेज। तो इन पर्टिकुलर कैंडिडेट के अंदर सिंपली ब्लीडिंग नहीं होती, बट चोट लग जाए तो लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है। दैट आर द केस ऑफ हीमोफीलिया। इज दैट क्लियर? दो शब्द हो गए। हीमोफीलिया का जो बेसिक अर्थ है वो है ब्लड से प्रेम करने वाले लोग। बड़े घरानों में शुरुआत में हुई थी, इसलिए रॉयल डिसऑर्डर है। इसके बाद अपन आगे बढ़े, कैसे हुई होगी ये बीमारी? कैसे हुई होगी ये बीमारी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सारी बीमारी इन्हीं भैया में होती है, तो हीमोफीलिया भी इन्हीं पर चिपका दो आप। हीमोफीलिया इन्हीं भैया में हुआ। अच्छा, नॉर्मल तौर पर अपनी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, बोले तो 1, 2, 3 से लेकर 13 तक, 8, 9, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल अपन 1 से लेकर 13 फैक्टर का निर्माण इसके शरीर के अंदर होता है। निर्माण शरीर के अंदर हो रहा है। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर? दे ऑल आर द प्रोटीन, दे ऑल आर द बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन, माइनर प्लाज्मा प्रोटीन। मेजर के अंदर तो यूजुअली अपन ने पढ़ा है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन होती है। ये सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर में कैल्शियम को हटा दो और आपसे पूछूं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर क्या है? प्रोटीन है। फिब्रिनोजन क्या है? प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोटीन है। दे ऑल आर प्रोटीन। इसका मतलब है शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। इन कैंडिडेट में शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। अच्छा, जो प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन के निर्माण के बारे में अपन बात करें तो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहां से डीएनए बाहर निकलता है, एमआरएनए का निर्माण करता है, तभी प्रोटीन का निर्माण होता होगा। तो जिस पहले इंसान के अंदर हीमोफीलिया हुआ, ध्यान रखने वाली बात है, जिस पहले इंसान में हीमोफीलिया हुआ उसकी पर्टिकुलर सेल में एक्स क्रोमोसोम के अंदर डिफेक्ट आ गया। इस इंसान की पर्टिकुलर सेल में एक्स क्रोमोसोम के अंदर डिफेक्ट आ गया। ये उनसे बिल्कुल अलग है। इसका इनहेरिटेंस, उन बीमारियां जो पहले पड़ी हैं, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, उनसे अलग। और ज्यादा सिंप्लीफाई करके समझाऊं, इसके शरीर में जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, या खासकर जो 8 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर होता है, उस 8 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण कराता है एक्स क्रोमोसोम। उस 8 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक्स क्रोमोसोम के द्वारा होता है। अच्छा, 9 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर भी एक्स क्रोमोसोम के द्वारा निर्मित होता है। 11 नंबर भी इसी से बनता है। क्या क्या बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि 8 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर, 9 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर और 11 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण करने के लिए अपने शरीर की जो सेल हैं, उन सेल में कौन सा क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है? आंसर है एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम 8 नंबर के फैक्टर का निर्माण करता है। तो जिस इंसान में पहली बार यह बीमारी हुई, उस इंसान के अंदर 8 नंबर के फैक्टर पर डिफेक्टिव जीन आ गया। सॉरी, एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन आ गया। इस डिफेक्टिव जीन के आने की वजह से इंसान के अंदर या तो 8 नंबर का फैक्टर बनना कम हो गया,
या 9 नंबर का फैक्टर बनना कम हो गया या 11 नंबर का फैक्टर बनना कम हो गया। और इनमें से किसी भी फैक्टर का निर्माण कम होना बेसिकली क्लॉटिंग डेफिशिएंसी कॉज करेगा। फिर से समझे आप क्या समझा रहा हूं मैं। आपके मेरे शरीर में एक्स क्रोमोसोम के द्वारा कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं? 8, 9 नंबर और 11 नंबर। यदि इस एक्स क्रोमोसोम पर किसी तरह का डिफेक्टिव जीन आ जाएगा तो 8 नंबर का फैक्टर या 9 वाले का आएगा तो 9 नंबर या 11 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनका निर्माण बंद हो जाएगा। और उनका निर्माण बंद होने का मतलब है अब इस इंसान के अंदर क्लॉटिंग डेफिशिएंसी हो जाएगी और अब इस इंसान में कभी चोट लगेगी तो लंबे समय तक ब्लीडिंग होगी। और लंबे समय तक ब्लीडिंग होने का परिणाम यह इंसान अपने ब्लड से प्रेम कर रहा है और अपने ब्लड से प्रेम करने वाली बीमारी को किस नाम से जान रहे हैं अपन? हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया होने के लिए जिस पहले इंसान में हीमोफीलिया हुआ उसमें डिफेक्टिव जीन ने कौन से क्रोमोसोम को अफेक्ट किया? एक्स क्रोमोसोम को। एक्स क्रोमोसोम कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण करता है? 8 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर। और इनकी कमी हो गई तो पर्सन में हीमोफीलिया बीमारी हो गई। इज दैट क्लियर? अगर इंसान में इस तरह का डिफेक्टिव जीन आया जिसकी वजह से 8 नंबर का फैक्टर बनना बंद हो गया तो बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। 9 नंबर बंद हुआ तो भी हीमोफीलिया, 11 नंबर बंद हुआ तो भी हीमोफीलिया। यानी इन तीनों फैक्टर की कमी की वजह से होने वाली बीमारी को नाम देते हैं हीमोफीलिया। अब चूंकि तीनों ही हीमोफीलिया हैं तो अलग अलग कैटेगराइज तो करें अपन इनको। 8 नंबर के फैक्टर की कमी है तो बीमारी का नाम है हीमोफीलिया ए। 9 नंबर के फैक्टर की कमी है तो बीमारी का नाम है हीमोफीलिया बी। और 11 नंबर के फैक्टर की कमी है तो बीमारी का नाम है हीमोफीलिया सी। तो बेसिकली हीमोफीलिया 3 तरह का होता है। बेसिकली हीमोफीलिया 3 तरह का होता है, ए, बी और सी। इज दैट क्लियर? अब यहां अपन बात करें, देखिए जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, इसका डिफेक्टिव जीन एक्स क्रोमोसोम पर आएगा। ये मेल का जीनोटाइप लिख रहा हूं मैं 44XY। ये फीमेल का जीनोटाइप लिख रहा हूं मैं 44XX। अच्छे से आप जानते हैं, अच्छे से आप जानते हैं इनके जीनोटाइप को। 44XY अगर ये वाला जीनोटाइप है, मेल वाला जीनोटाइप है और इसके अंदर डिफेक्टिव जीन आ गया, कौन से क्रोमोसोम पर आएगा? 8 नंबर पर। 8 नंबर पर, सॉरी, कौन से क्रोमोसोम पर आएगा? एक्स क्रोमोसोम पर। एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन आ गया। बताओ इनमें से कोई फैक्टर बनना बंद हो जाएगा और इनमें से किसी फैक्टर का बनना बंद होना पर्सन में होने वाली बीमारी कौन सी? हीमोफीलिया। अब इसको फीमेल पर भी अप्लाई करें अपन। शुरुआत में क्या सिखाया मैंने कि एक्स क्रोमोसोम 8 नंबर का फैक्टर बनवाता है, 9 नंबर का, 11 नंबर का। फीमेल में एक्स क्रोमोसोम पर एक डिफेक्टिव जीन आ गया। फीमेल में एक क्रोमोसोम पर एक्स क्रोमोसोम पर एक डिफेक्टिव जीन आ गया। क्या इस फीमेल के अंदर 8 नंबर, 9 नंबर या 11 नंबर जिसकी भी कमी है, ये तीनों में से फैक्टर बनेंगे क्या? क्या इस फीमेल में 8 नंबर का फैक्टर बनेगा? यस और नो? तो देखें, शायद आप इंटेलेक्चुअल पावर का इस्तेमाल करें तो आंसर आ रहा है यस। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? एक्स क्रोमोसोम 8 नंबर के फैक्टर का निर्माण करवाता है। फीमेल में चूंकि 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, यदि एक एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन आ भी गया, एक एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन आ भी गया तो चिंता वाली कोई बात नहीं, दूसरे से हो जाएगा, दूसरे से हो जाएगा। परंतु मेल में केवल एक एक्स क्रोमोसोम है और यदि यहां पर डिफेक्टिव जीन आ गया तो अब 8 नंबर का फैक्टर नहीं बनेगा। तो यदि मेल के इनहेरिटेंस के केस में अपन बात करें तो मेल में या तो हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा, या तो हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा। और नंबर 2 फीमेल में बात करें तो फीमेल में हीमोफीलिया नहीं होगा यदि एक एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन है तो।
अब इस फीमेल को क्या बोलेंगे, ये एक्स क्रोमोसोम आने वाली पीढ़ी में जाएगा, और आने वाली पीढ़ी में जाने का मतलब इस पर्टिकुलर केस में अब जो फीमेल है इसको अपन नाम देंगे कैरियर। क्या नाम देना चाहेंगे आप इस फीमेल को? कैरियर फीमेल होगी। अगर मान के चलें इस पर्टिकुलर फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन आ जाए, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन आ जाए, तो बताओ क्या अब इसके शरीर में 8 नंबर का फैक्टर बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन आ गया। अब इसको बोलेंगे फीमेल विद हीमोफीलिया, इसको बोलेंगे कैरियर फीमेल, और इसको बोलेंगे हीमोफिलिक मेल। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा समझाने से आप सीखे इस बीमारी का जो डिफेक्टिव जीन है वह ऑटोसोम पर ना होकर सेक्स क्रोमोसोम पर होता है। सेक्स क्रोमोसोम में भी कौन से क्रोमोसोम पर होगा? एक्स क्रोमोसोम पर होगा। कौन से क्रोमोसोम पर होगा? एक्स क्रोमोसोम पर होगा। मेल में या तो हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा। अगर डिफेक्टिव जीन है तो होगा, और डिफेक्टिव जीन नहीं है तो नहीं होगा। बट इसके रिवर्ट फीमेल में अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन है तो नहीं होगा हीमोफीलिया, दूसरा एक्स बना देगा, वो नॉर्मल है। परंतु दोनों पे डिफेक्टिव जीन होगा तो हीमोफीलिया होगा। तो एक एक्स पर डिफेक्टिव जीन होना फीमेल के लिए फीमेल को क्या बना देगा? कैरियर, और दोनों पे डिफेक्टिव जीन होना क्या बना देगा? पेशेंट। तो देखें मेल में हीमोफीलिया के केवल 2 जीनोटाइप होंगे। मेल में हीमोफीलिया के केवल 2 जीनोटाइप होंगे। कौन कौन से जीनोटाइप होंगे? नंबर 1 44XY, इसको बोलेंगे आप नॉर्मल मेल, इसको बोलेंगे हीमोफिलिक मेल। ये जो है इसको बोलेंगे कैरियर फीमेल, इसको बोलेंगे हीमोफिलिक फीमेल, और यदि बिल्कुल नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉर्मल फीमेल। यानी मेल में कितने जीनोटाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन? इन दोनों जीनोटाइप से। नॉर्मल है तो ये जीनोटाइप लें, और हीमोफीलिया मेल में है तो ये लें। यानी मेल में 2 ही कंडीशन है, या तो होगा या नहीं होगा। बट फीमेल में 3 कंडीशन है, या तो बिल्कुल नहीं होगा, या होगा, और या मैक्सिमम केस में फीमेल क्या होती है? कैरियर। जैसे इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू रिगार्डिंग द हीमोफीलिया? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू रिगार्डिंग द हीमोफीलिया? ऑप्शन नंबर ए, द मेल डज नॉट अफेक्टेड बाई हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर बी, द मेल आर ऑलवेज कैरियर इन केस ऑफ हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर सी, द फीमेल यूजुअली डेवलप्स हीमोफीलिया व्हेन दे आर गेटिंग वन जीन। और चौथा, फीमेल आर यूजुअली कैरियर्स इन केस ऑफ हीमोफीलिया, द हीमोफीलिया यूजुअली नॉट अपीयर्स इन फीमेल। द आंसर इज 4। यानी फीमेल हीमोफीलिया के केस में आगे मैं इनहेरिटेंस के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो सारे क्वेश्चनों में आपको आभास हो जाएगा अधिकांश हीमोफीलिया के केस में फीमेल कैरियर ही होती है। हीमोफीलिया के केस में अधिकांश फीमेल्स कैरियर होती हैं। इज दैट क्लियर? इस तरीके से इसकी इनहेरिटेंस होती है। तो क्या सीखा आपने इसमें कि हीमोफीलिया का डिफेक्टिव जीन कौन से क्रोमोसोम पर होगा? एक्स क्रोमोसोम पर होगा। हीमोफीलिया में अपन ने बात की मेल में 2 ही संभावना, या तो हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा। फीमेल में 3 संभावनाएं होंगी, या तो बिल्कुल नहीं होगा, या कैरियर होंगी, या फिर हीमोफीलिया अपीयर होगा। ये संभावना रेयर होती है, ये संभावना रेयर होती है, इसलिए सामान्यतः फीमेल हीमोफीलिया के केस में कैरियर होती है। इज दैट क्लियर? तो ये इनहेरिटेंस हो गई। उसके बाद अपन बात करें टाइप ऑफ हीमोफीलिया, कितने तरह का होता है हीमोफीलिया? तो देखें हीमोफीलिया यूजुअली 3 तरह का होता है, जिस पर अभी अभी अपन ने डिस्कस किया। सबसे ज्यादा कॉमन 80% से भी ज्यादा कॉमन जो केस होते हैं
वो होते हैं हीमोफीलिया ए। सर्वाधिक कॉमन जो केस होते हैं वो हीमोफीलिया ए के होते हैं। इस हीमोफीलिया को नाम देते हैं अपन क्लासिकल हीमोफीलिया। इस हीमोफीलिया को नाम देते हैं क्लासिकल हीमोफीलिया। इस हीमोफीलिया के होने का कारण है द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 8। इसका मेन कारण है द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 8। कम ऑन टू द नेक्स्ट, दूसरा हीमोफीलिया, इट इज द हीमोफीलिया बी। इट इज द हीमोफीलिया बी। इस हीमोफीलिया बी के होने का कारण होता है फैक्टर नंबर 9 की कमी। चूंकि फैक्टर नंबर 9 का नाम यदि आप याद करो तो क्रिसमस नाम था और पढ़ाया था आपको कि यह बीमारी यह फैक्टर की कमी क्रिसमस नामक मरीज में शो की गई, ढूंढी गई, डिस्कवर की गई। इसलिए हीमोफीलिया बी को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्रिसमस डिसऑर्डर। दैट इज ऑल्सो नोन एज क्रिसमस डिसऑर्डर। अगले पॉइंट में अपन बात करें, तीसरा तरह का हीमोफीलिया जो बहुत रेयर होता है, दैट इज नोन एज हीमोफीलिया सी। इट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 11। इट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 11। 8 नंबर के फैक्टर की कमी से होने वाला हीमोफीलिया सर्वाधिक कॉमन है। क्रिसमस डिसऑर्डर कौन से हीमोफीलिया को बोलते हैं? हीमोफीलिया बी। और रेयर में 11 नंबर की फैक्टर की कमी से होने वाला हीमोफीलिया हीमोफीलिया सी कहलाता है। आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए द हीमोफीलिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ऑप्शन ए फैक्टर नंबर 8, ऑप्शन बी फैक्टर नंबर 9, ऑप्शन सी फैक्टर नंबर 11, ऑप्शन डी फैक्टर नंबर 7। 7, 8, 9, 11। क्वेश्चन ने पूछा है हीमोफीलिया किसकी कमी की वजह से होता है। इसका मतलब शायद एग्जामिनर से कोई गलती होगी, बट इन ऑप्शन में अपन को आंसर देना है तो समझ सकते हैं सबसे कॉमन के बारे में बात कर रहा है। आंसर होगा फैक्टर नंबर 8। इसका आंसर होगा फैक्टर नंबर 8। अगर क्वेश्चन ये आए हीमोफीलिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 11, ऑल ऑफ देम, सीधा सा मतलब है आंसर इज ऑल ऑफ देम। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन द हीमोफीलिया बी अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, और पहला ही ऑप्शन 8 नंबर था। हीमोफीलिया बी अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, पहला ही ऑप्शन 8 नंबर था। 9 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, आंसर इज 9 नंबर। ए होता है 8 की कमी की वजह से जो सर्वाधिक कॉमन है। क्वेश्चन ने क्लियर पूछा हीमोफीलिया बी अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, आंसर इज फैक्टर नंबर 9। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया टाइप ऑफ हीमोफीलिया। सबसे कॉमन कौन सा? हीमोफीलिया ए। क्रिसमस डिसऑर्डर किसको बोलते हैं? हीमोफीलिया बी। क्रिसमस डिसऑर्डर किसकी कमी की वजह से होता है? फैक्टर नंबर 9। क्लासिकल हीमोफीलिया किसकी कमी की वजह से होता है? आंसर इज फैक्टर नंबर 8। डेफिनेशन हो गई, टाइप हो गई, इनहेरिटेंस के बारे में अपन ने जानकारी ले ली। आगे बढ़े अपन। हीमोफीलिया वाला जो मरीज है, जब उसको बीमारी हो जाएगी तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो किए जाएंगे? मरीज को बीमारी होने पर कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो किए जाएंगे? देखें, ये बच्चा है जिसका जन्म हो चुका है, बड़ा भी हो गया। पहली बात तो यह बीमारी कब अपीयर होगी? आंसर है जन्मजाति। जब वो जन्म लेगा तो फादर मदर के डिफेक्टिव जीन चले गए बच्चे में, तो जन्म से ही बीमारी इसमें डेवलप होगी। बट नॉर्मल तौर पर इस बीमारी के बच्चे 4-5 साल की उम्र में डायग्नोस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, 2 साल तक तो बच्चे को गोद में ही रखा जाता है। इसका मतलब है चलना फिरना सीखता है, कम गिरता है। जब वो 4-5 साल का होता है तभी तो दौड़ लगाता है, घर वालों की नहीं मानता है, उल्टे सीधे काम घर में करता है, तो बार बार चोट लगती है।
तो अमूमन 2-3 साल तक तो चोट वैसे भी कम लगती है बच्चों में, क्योंकि गोद में रखते हैं अपन। 4-5 साल में जब उसको चोट लगती है तो एक बार घर वालों ने देखा कि होठ पर चोट लगी, ब्लीडिंग हुई बहुत ज्यादा, 5-7-10 मिनट तक कोई नहीं। 3 दिन बाद फिर उंगली में चोट लगी, कट गई, फिर ब्लीडिंग हुई। 1 महीने में 4 बार उसको चोट लगी और ब्लीडिंग होती रही लगातार, अच्छे से टाइट बैंडेजिंग कर दी, फिर भी बंद नहीं हुई। फिर 5वीं बार चोट लगी तो उसको अस्पताल ले गए, वहां पर उसको भर्ती कराया। डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब इसको हमेशा ब्लीडिंग बहुत लंबे समय तक होती है, छोटी सी चोट लग जाए, पिन भी चुभ जाए तो भी 2-3 मिनट तक ब्लड निकलता रहता है, जबकि 30-40 सेकंड में ही बंद हो जाना चाहिए। तो जब डॉक्टर ने ये हिस्ट्री सुनी तो उसको लगा कहीं इसमें कोई इनहेरिटेंट बीमारी तो नहीं है, तो डॉक्टर ने इसकी जांच कराई। देखिए कौन कौन सी जांच कराई? सीबीसी कराई डॉक्टर साहब ने। अच्छा, सीबीसी की रिपोर्ट नॉर्मल मिली, ये नॉर्मली करा रहे हैं, बाकी इसका कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है। सीबीसी के साथ डॉक्टर साहब ने कराया बीटी। दिमाग लगाओ, बीटी की रिपोर्ट क्या मिलेगी? अच्छा, ब्लीडिंग टाइम आर मेनली डिपेंड अपॉन प्लेटलेट, पढ़ चुके हैं अपन। प्लेटलेट पर कोई फर्क है क्या इंसान के शरीर में? नहीं, नॉर्मल है। इसका मतलब क्या माने अपन? ब्लीडिंग टाइम मिलेगा। क्लॉटिंग टाइम के बारे में बात करें, क्लॉटिंग टाइम क्या मिलेगा? सोचो आप, क्लॉटिंग टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा। अब डॉक्टर साहब समझ गए कि पर्सन में क्लॉटिंग डेफिशिएंसी है, बट इस क्लॉटिंग डेफिशिएंसी के और भी कारण हो सकते हैं। विटामिन के की कमी भी तो हो सकती है, लीवर इमेच्योर भी हो सकता है, और साथ के अंदर जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। ध्यान हो तो लिखाया था क्लॉटिंग डेफिशिएंसी कब कब होंगी? वारफेरिन थेरेपी में, लीवर की बीमारी में, लार्ज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में, या डाइट में विटामिन के लेना कम कर देंगे तो भी क्लॉटिंग डेफिशिएंसी हो जाएगी, सीटी बढ़ा हुआ आएगा। कंफर्म करें अपन कि ये हीमोफीलिया है, और हीमोफीलिया में अभी अपन डिस्कस करेंगे उस पर भी एपीटीटी बढ़ जाएगा। यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, which of the following diagnostic test are most important in case of hemophilia, और ऑप्शन में आए पीटी, बीटी, सीटी और एपीटीटी। बीटी, सीटी, पीटी और एपीटीटी, यहां पर सीटी और एपीटीटी दोनों बढ़ेंगे। सीटी और एपीटीटी दोनों बढ़ेंगे, परंतु ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? एपीटीटी। यदि ऑप्शन में इस तरीके से आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम इंटरवल हैज बीन इंक्रीज इन हीमोफीलिया, बीटी, सीटी, पीटी, आईएनआर, बीटी, सीटी, पीटी, आईएनआर, आंसर इज सीटी। परंतु सीटी के साथ एपीटीटी भी आ जाए तो आंसर होगा एपीटीटी। देखें, एपीटीटी जो समय अंतराल है, इसका फॉर्मुलेशन या इसको चेक करते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन इसको चेक करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे की गड़बड़ी के लिए। इंट्रिंसिक पाथवे में यदि गड़बड़ी है तो अपन एपीटीटी चेक करेंगे, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में यदि गड़बड़ी है तो अपन पीटीआईएनआर चेक करेंगे। 2 पाथवे पढ़ा चुका हूं मैं आपको। एक्सट्रिंसिक पाथवे में गड़बड़ी है तो पीटीआईएनआर चेक करेंगे, इंट्रिंसिक में गड़बड़ी है तो एपीटीटी चेक करेंगे। अच्छा, ध्यान करो, एक्सट्रिंसिक पाथवे शायद मेमोराइज हो। चोट लगी, टिश्यू से निकला टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होके अंदर गया, उसने 10वें नंबर के फैक्टर को एक्टिवेट किया, 10वें नंबर को। 10वां नंबर 7वें 5वें कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना दिया, एक्सट्रिंसिक पाथवे। आगे बढ़े, इंट्रिंसिक पाथवे, कोलेजन एक्सपोज हो गया ब्लड वेसल का, 12वें नंबर का फैक्टर कोलेजन से मिला, एक्टिवेट हो गया। 12वें नंबर वाले ने 11वें को एक्टिवेट कर दिया, 11वें को एक्टिवेट कर दिया। 11वें ने 9वें को एक्टिवेट कर दिया, 9वें को एक्टिवेट कर दिया। 9वें ने 10वें को एक्टिवेट कर दिया 8 नंबर की प्रेजेंस में। 9वें ने 10वें को एक्टिवेट कर दिया 8 नंबर की प्रेजेंस में, और 10वें से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया। इंट्रिंसिक पाथवे बोला है मैंने, देखो किन किन शब्दों पर जोड़ दिया, 11, 9 और 8। 11, 9 और 8 कौन से पाथवे में काम कर रहे हैं? इंट्रिंसिक पाथवे।
कौन से पाथवे में काम कर रहे हैं? इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में काम नहीं कर रहे। अच्छा, हीमोफीलिया किसकी कमी से हो रहा है? 8, 9 और 11। इंट्रिंसिक पाथवे अफेक्ट हो रहा है। इंट्रिंसिक पाथवे के अफेक्ट होने का पता लगाने के लिए कौन सा समय अंतराल चेक करें? एपीटीटी। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में गड़बड़ है तो कौन सा समय अंतराल चेक करें? पीटीआईएनआर। तो हीमोफीलिया में बेस्ट आंसर आपको क्या देना है? एपीटीटी। सीटी और एपीटीटी दोनों आ जाएं तो एपीटीटी। अच्छा, एपीटीटी आते ही कंफर्म हो गया कि बच्चे को हीमोफीलिया, ये रिपोर्ट आते ही कंफर्म हो गया बच्चे को हीमोफीलिया है। अपन डिस्कस कर रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। अब उसकी मदर से कह दिया जाएगा कि आपके बच्चे को तो हीमोफीलिया है इसलिए ब्लीडिंग होती, आपके बच्चे को तो हीमोफीलिया है इसलिए ब्लीडिंग होती है। अब अपन उससे पूछते हैं, मदर पूछती है क्या होता है, अपन समझा देते हैं कि कहां से मिली इसको ये बीमारी, तो अपन बताएंगे आपसे मिली है। वो यदि यूं बोल दे कि हमारे अंदर तो है ही नहीं तो बता देंगे आप कैरियर हो सकते हैं। कि चलो अब बताओ अब क्या करना है, अब बताओ अब क्या करना है। और अगला क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकती है कि ये बीमारी कब तक रहेगी मेरे बच्चे में, तो एक ही आंसर आपको देना है, जब तक है जान। आखिर कब तक रहेगी ये बीमारी मेरे बच्चे में? आंसर है जब तक है जान तक ये बीमारी रहेगी। तो उसको अपन बताएंगे कि क्या क्या सावधानियां अपनानी है, मदर को क्या क्या सावधानियां अपनानी है। वो आपसे पूछ रही है कि अब मैं क्या करूं। अपन बता रहे हैं इस बीमारी का वैसे तो कोई इलाज नहीं है, बट जिंदगी भर आपको प्रिकॉशन के साथ रहना होगा। क्या क्या प्रिकॉशन के साथ रहना होगा उन पर गौर करें आप। प्रिकॉशन नंबर 1 की यह, बच्चा बहुत ज्यादा आउटडोर गेम नहीं खेले। आउटडोर गेम खेलेगा, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, इसको चोट लगेगी, चोट लगेगी तो ब्लीडिंग लंबे समय तक होगी। पॉइंट नंबर 2, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से काम ना करे तो बेहतर होगा। अल्टीमेटली इसको चोट नहीं लगनी चाहिए। तो आउटडोर गेम तो आप बंद कर दें, इंडोर गेम आप खिला सकते हैं। बोले तो लूडो हो गया, कैरम हो गया, और तो और पबजी हो गया, कि इन्हीं को खेलना है, आउटडोर गेम आपको नहीं खेलने हैं। कि और क्या करें, तो अपन उसको बता रहे हैं कि इस बच्चे को जब बड़ा होगा, अभी तो नीडफुल बहुत ज्यादा नहीं है, बट जब बड़ा होगा तो रेंज ऑफ मोशन, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज होने का मतलब है खासकर जॉइंट अच्छे से मूव होने चाहिए। देखें यहां पर एक फैक्ट होता है, अगर यह इंसान पूरी तरीके से रेस्टिंग में अपना जीवन जीता, रेस्टिंग में अपना जीवन जीता है, तो ये जॉइंट जो हैं वो शिथिल हो जाते हैं। 1 महीने तक रेस्टिंग में रहा, उसके बाद अचानक से कोई गेम खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, तो इन जॉइंटों की जो ब्लड वेसल हैं छोटी छोटी वो रप्चर हो जाती हैं और यहां ब्लीडिंग होगी। तो इसका मतलब यदि इनको चलाते रहें तो बेहतर होगा। अच्छा, बहुत ज्यादा भी नहीं चलाना है, हैवी स्टीनियस एक्सरसाइज करेंगे तो भी रप्चर हो सकती है। तो इन नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखें, अदरवाइज तो इसमें जॉइंट ब्लीडिंग होने की संभावना होगी 22-25 साल का होने पर। और जॉइंटों में लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी, जॉइंटों में लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी तो आने वाले भविष्य में इसके जॉइंट डैमेज हो जाएंगे। तो हीमोफीलिया वाले कैंडिडेट के अंदर एक तो रिस्क होती है जॉइंट ब्लीडिंग की, एक तो रिस्क होती है जॉइंट ब्लीडिंग की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस बच्चे को जब 30-35 साल का होगा तो हमेशा बीपी को लगातार मॉनिटर करते रहना, क्योंकि जब इसको हाइपरटेंशन होगा तो हाइपरटेंशन में इनिशियल सिम्टम के अंदर नाक से ब्लीडिंग होती है, एपिस्टेक्सिस, और इस बच्चे को नाक से ब्लीडिंग हुई तो वह ब्लीडिंग लंबे समय तक चलेगी। इस बच्चे को नाक से ब्लीडिंग हुई तो वह ब्लीडिंग लंबे समय तक चलेगी। इसका मतलब है इस बच्चे में एपिस्टेक्सिस होने की भी संभावना होगी, इसलिए बीपी को मेंटेन रखना। देयर इज ए रिस्क ऑफ एपिस्टेक्सिस इन कैंडिडेट विद हीमोफीलिया। अगला पॉइंट, अभी मान के चलो 2 साल का ही बच्चा है, तो घर वालों को समझाएंगे अपन कि देखिए बच्चे का एक प्यार करने का तरीका होता है बचपन में, जब वो 2-3 साल का होता है तो घर के कुछ समझदार लोग उछाल उछाल कर प्रेम करते हैं उससे। आपने और मैंने भी किया होगा कि छोटा बच्चा है उसको उछालते हैं, वो खुश होता है, फिर उसको पकड़ लेते हैं,
खुश इसलिए होता है, कॉन्फिडेंस में होता है कि नीचे मेरी रक्षा करने वाला है, फादर मदर XYZ जो भी है। तो एक तो पते की बात कि बच्चे से वैसे ही प्रेम कर लो, नॉर्मल बच्चे से भी उछाल उछाल कर प्रेम मत करो, और खासकर जब बहुत छोटा है तो बिल्कुल मत करो। उसका रीजन होता है कि जब अपन बच्चे को उछालते हैं तो उसके हेड का मूवमेंट बैक में जाता है, और बैक में जाने का परिणाम उसके ब्रेन में छोटी छोटी कैपिलरी होती है जो रप्चर हो सकती है। रप्चर होंगी तो ब्रेन में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होंगी, जिसका सिम्टम नहीं आएगा। आने वाले भविष्य में उसको मेंटल रिटार्डेशन होने की संभावना या ब्रेन में कोई और पैथोलॉजी होने की संभावना होगी। तो इसका मतलब कभी भी नॉर्मली भी अपन को उछालकर प्रेम नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यदि कैंडिडेट हीमोफीलिया का है तो इस पे तो कतई ही अप्लाई नहीं करना चाहिए। डायग्नोस होने के बाद उसको उछालोगे तो ब्लीडिंग होगी। अपन नॉर्मल है तो 1-8 ml ब्लड का लॉस होगा, वो है तो हो सकता है 10-20 ml ब्लड निकले ब्रेन में, और वो जमेगा तो बताओ कहीं ना कहीं बेसल गैंग्लियन को डिस्ट्रॉय करेगा। इसका मतलब है इन कैंडिडेट के अंदर इंट्राक्रेनियल हेमरेज की भी रिस्क होती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज, इंक्रीज रिस्क ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इज दैट क्लियर? यहां अपन क्लिनिकल फीचर की बात कर रहे हैं, तो अपन ने बताया कि भैया बाहर जाकर कोई खेल नहीं खेलना है, अदरवाइज चोट लग गई तो लंबे समय तक ब्लीडिंग होगी। ये इसका पहला सिम्टम है, ये इसका पहला सिम्टम है। तो इसका पहला सिम्टम होगा प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग आफ्टर द इंजरी, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर द इंजरी, यानी इंजरी होने के बाद लंबे समय तक पर्सन को ब्लीडिंग होगी। इन इंसानों में जॉइंट ब्लीडिंग की भी संभावना होगी। एपिस्टेक्सिस के एपिसोड भी आ सकते हैं, और इनमें इंट्राक्रेनियल हेमरेज होने की भी संभावना हो सकती है। क्वेश्चन आए आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क आर एसोसिएटेड इन पेशेंट विद हीमोफीलिया? नंबर 1 डैमेज टू द जॉइंट, नंबर 2 एपिस्टेक्सिस, नंबर 3 इंट्राक्रेनियल हेमरेज की रिस्क, और नंबर 4 ऑल ऑफ देम। तो जो मेन सिम्टम है वो ऑप्शन में नहीं दिया, ये तीनों दिए हैं, तो आंसर होगा ऑल ऑफ देम। तो ये इसकी पर्टिकुलर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। यहीं पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के साथ साथ मैंने आपको डायग्नोस्टिक मीजर भी बता दिए। बहुत सिंपल से डायग्नोस्टिक मीजर हो गए। आप कौन कौन सी जांच कराओगे इस मरीज में? आंसर है बीटी, सीटी, एपीटीटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक मीजर ऑफ पेशेंट विद हीमोफीलिया, आंसर इज एपीटीटी। अगर बीटी, सीटी, पीटी, आईएनआर आए तो आंसर होगा सीटी, बट एपीटीटी आए तो पहला आंसर आपको एपीटीटी देना है। कम ऑन टू द लास्ट पॉइंट, व्हाट आर द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ हीमोफीलिया? हीमोफीलिया के मैनेजमेंट एस्पेक्ट क्या होंगे? सबसे पहले आप उसको क्या सलाह देंगे? सलाह ये देंगे कि भैया आउटडोर गेम नहीं खेलना। अब वो आपसे कहे कि इन 4 में से मैं कौन सा काम कर सकता हूं? हॉकी खेल सकता हूं, क्रिकेट खेल सकता हूं, फुटबॉल खेल सकता हूं, या स्विमिंग कर सकता हूं? तो आपका आंसर होगा कि आप स्विमिंग कर सकते हो, बाकी तीनों को तो रहने दो। कोई भी ऐसा गेम नहीं खेलना है जिससे उस इंसान को इंजरी हो जाए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के बारे में अपन बात करें, जॉइंटों का लगातार मोशन मेंटेन रखना है। बिल्कुल शिथिल रखेगा तो आने वाले टाइम में उसको जॉइंट ब्लीडिंग होने की संभावना है। 50 साल या 40 साल का हो तो बीपी को मैनेज रखना है। बीपी ज्यादा होगा तो बार बार नोज से ब्लीडिंग होगी जो रुकने का नाम नहीं लेगी। अच्छा, यह सलाह कब तक माननी है उस कैंडिडेट को? आंसर है जब तक है जान, जब तक वो जिएगा तब तक ये सलाह माननी। अब चूंकि सलाह देना तो बड़ा आसान है, बट फॉलो करे तभी तो। और कितना फॉलो कर सकता है बताओ? ऐसा थोड़ी है जिंदगी घर में बैठ के गुजार देगा, काम भी करेगा, काम भी करेगा। कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि चोट लगे। अपन को भी जीवन में कितनी बार चोट लगी है, और बच्चा है तो आपकी बात मानेगा थोड़ी, चोट लग सकती है। तो अपन को बताना है कि यदि इंजरी हो जाए, यदि इंजरी हो जाए तो आपको क्या करना है।
सबसे पहले इंजरी होते ही उस जगह को कंप्रेस कर लेना है। नॉर्मली अपन 2 मिनट बाद कंप्रेस करके प्रेशर लगा के हटा देते हैं, यहां प्रेशर 5 मिनट तक रहना चाहिए। तो पहली केयर अपन करेंगे अप्लाई प्रेशर। सबसे पहले अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे नंबर 1। फिर भी आपको लगे कि कट ज्यादा लगा है तो प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ उसके ऊपर आइस अप्लाई कर दो। देखो आइस आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, आइस आप अप्लाई करेंगे तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, और वेजो कंस्ट्रिक्शन होने का परिणाम ब्लीडिंग कम हो जाएगी। तो अगला एस्पेक्ट होगा आइस अप्लाई कर दें। अच्छा, ये चीजें उन्होंने मान ली और इसके साथ वह लाइफ जीने लग गए। अब बाई चांस ऐसा हो कि वो कैंडिडेट बाइक से जा रहा था और उसका आरटीए हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सर में, हाथ में, पैर में, जगह जगह पर घाव हो गए, हर घाव से ब्लीडिंग हो रही, हर घाव से ब्लीडिंग हो रही है। घर वाले उसको तुरंत बड़े अस्पताल में लेकर गए। हीमोफीलिया वाले मरीज में सीवियर ब्लीडिंग हो रही है। अब इतनी सारी चोट लगी है, सीवियर ब्लीडिंग तो होगी। अब इस इमरजेंसी हालत में आप वहां पर काम कर रहे हैं और वहां पर घर वाले लेकर आए हैं, साथ में बता दिया कि इसको हीमोफीलिया है। देन व्हाट विल बी योर फर्स्ट एक्शन? आपका पहला एक्शन क्या होगा? एसडीपी लगा दो, सिंगल डोनर प्लेटलेट, वोल ब्लड लगा दो, वोल ब्लड लगा दो। नंबर 3, कंसंट्रेट फैक्टर 8 लगा दो, कंसंट्रेट फैक्टर 8 लगा दो। नंबर 4, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लगा दो, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लगा दो। चारों में से क्या आपका सही आंसर है? यहां पर बहुत सारे साथी के दिमाग में आंसर चल रहा है कि सर फैक्टर 8 लगा देंगे, और बहुतों के दिमाग में चल रहा है कि एफएफपी लगा देंगे। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हीमोफीलिया वाले इंसान को सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, उसका प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा? आंसर आपको देना है एडमिनिस्टर एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद होते हैं। क्वेश्चन ने अपन को हीमोफीलिया बोला, ये नहीं बोला कि कौन सा है, ए है, बी है या सी है। कोई सा भी हो सकता है, और कोई सा भी होगा इससे आपूर्ति हो जाएगी। 8 नंबर भी मिलेगा, 9 नंबर भी मिलेगा, 11 नंबर का फैक्टर भी मिलेगा। तो प्रायोरिटी पर 8 नंबर के फैक्टर से भी पहले क्या लगाना चाहेंगे आप? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। क्या लगाएंगे अपन? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लगाएंगे। इसके बाद ब्लीडिंग कम हो सकती है, नहीं हो तो अगली ड्रग ऑफ चॉइस होगी अपने पास डेस्मोप्रेसिन। अगली दवाई अपन लगाना चाहेंगे डेस्मोप्रेसिन। और डेस्मोप्रेसिन के बारे में अपन बात करें, इसका वेजो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट होगा, और वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो समझ पा रहे हैं आप, ब्लीडिंग की टेंडेंसी या ब्लीडिंग होना कम हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लगाओ, फिर डेस्मोप्रेसिन लगाओ, फिर मरीज को डिस्चार्ज कर दो क्लॉटिंग फैक्टर 8 लगाकर। यानी लास्ट में अपन एडमिनिस्टर करेंगे, एडमिनिस्टर कंसंट्रेट फैक्टर 8, एडमिनिस्टर कंसंट्रेट फैक्टर 8। अब ये जो मरीज है, ये तो चलो अपन ने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का एग्जाम्पल लिया, परंतु ये दूसरा हो, यदि दूसरा हो इन द सेंस अपन बात करें, कोई इंसान ऐसा है जो बेचारा मजदूरी करता है ऐसी फैक्ट्री में जहां पर उसको मशीनों से काम करना पड़ता है और उसको हीमोफीलिया है। अब वो तो नौकरी करेगा, आप कैसे छुड़ा सकते हो भैया, उसके अलावा उसको नौकरी नहीं मिल रही। अब वो तो वहीं पर काम करेगा, वो तो वहीं पर काम करेगा। अब ऐसी कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं? ऐसी कंडीशन में अपन क्या करें? उसको तो चोट लगने की संभावना है, हर महीने मरीज को बुलाओ और एडवेट लगाओ। एडवेट नाम से आता है इंजेक्शन, जिसमें कंसंट्रेट फैक्टर 8 आता है। देखो एक्सीडेंट तो चलो रेयर में हो गया, गलती हो गई, बट कोई इंसान जो मजदूरी करता है एक ऐसी मील में जहां पर औजारों से काम करना पड़ता है,
मान के चले कोई मैकेनिक है, अब मैकेनिक है तो इंजरी होने की संभावना है, अब क्या करें, नौकरी थोड़ी छोड़ेगा वो, उस पर वही काम आता है। तो ऐसे इंसान को हर महीने कौन सा इंजेक्शन लगाते रहे अपन, एडवेट, दैट इज द कंसंट्रेट फैक्टर 8। तो इमरजेंसी में यदि हीमोफीलिया वाले मरीज को ब्लीडिंग, देखो दो चीजें, घर पर यदि ब्लीडिंग हो रही है तो क्या कराएं, जब भी चोट लगे उसको कंप्रेस कर लो, साथ में आइस अप्लाई कर दो, साथ में टाइट बैंडेजिंग कर दो। अगर उसकी ब्लीडिंग नहीं रुके और मेजर इंजरी हो रही है शरीर में, इमरजेंसी में अस्पताल में आए तो क्या करो, प्रायोरिटी पर पहला आंसर है एडमिनिस्टर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, अगला है डेस्मोप्रेसिन लगाएंगे जो वेजो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट रखेगा, और उसके अलावा कंसंट्रेट फैक्टर 8 लगाएंगे। शुरुआत में आंसर कंसंट्रेट फैक्टर 8 नहीं देना है, क्या आंसर देना है आपको, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इट इज द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ हीमोफीलिया। आई थिंक हीमोफीलिया की परिभाषा से लेकर मैनेजमेंट तक सारे के सारे पॉइंट डील हो गए, और उम्मीद है कि सारे के सारे पॉइंट आपको समझ भी आ गए होंगे। क्या क्या डिस्कस किया है अपन ने यहां हीमोफीलिया के बारे में। सबसे पहले हीमोफीलिया का मतलब, हीमोफीलिया दो शब्द से मिलकर बना है, हीमो प्लस फीलिया, जिसका मतलब होता है अपने ब्लड से प्रेम करने वाले लोगों में होने वाली बीमारी हीमोफीलिया। क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में यह बीमारी हुई, इसलिए इसको रॉयल डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। परिभाषा सुने आप, हीमोफीलिया इज ए क्लॉटिंग डिसऑर्डर। हीमोफीलिया इज ए क्लॉटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर ए कट और इंजरी। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर ए कट और इंजरी, नंबर 1। इस बीमारी की इटियोलॉजी क्या होगी, तो ये आपके सामने, इट इज एन इनहेरिटेंट डिसऑर्डर, फादर मदर से बच्चों में जाएगा। द डिफेक्टिव जीन ऑफ हीमोफीलिया आर फाउंड अपॉन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम पर होगा, वो भी कौन से क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर। एक्स क्रोमोसोम पर इसका डिफेक्टिव जीन होने का परिणाम यह होगा कि मेल में या तो हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा, परंतु फीमेल में हीमोफीलिया की कैरियर भी हो सकते हैं और हीमोफीलिया हो भी सकता है। इज दैट क्लियर? यानी कैरियर केवल और केवल कौन देखने को मिलेंगे हीमोफीलिया के केस में, आंसर है फीमेल। आगे बढ़े आप। इसके बाद टाइप ऑफ हीमोफीलिया 3 तरह का, हीमोफीलिया ए, बी और सी। ए किसकी कमी 8, बी किसकी कमी 9, ए का दूसरा नाम क्लासिकल, बी का दूसरा नाम क्रिसमस डिसऑर्डर, और सी किसकी कमी से 11 नंबर। सबसे कॉमन कौन सा, हीमोफीलिया ए। आगे, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर ए कट और इंजरी, साथ में जॉइंट ब्लीडिंग की रिस्क होगी, इंसान में एपिस्टेक्सिस हो सकता है, और उछाल उछाल कर बच्चे से प्रेम नहीं करना है, बिकॉज देयर इज ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज। नेक्स्ट आगे बढ़े, डायग्नोस्टिक मेजर ध्यान रखना है, सीटी और एपीटीटी। सीटी और एपीटीटी, लास्ट पॉइंट मैनेजमेंट, सलाह देंगे कोई भी ऐसा काम मत करना जिंदगी में जिससे चोट लगे, और चोट लगेगी तो भुगतने के लिए तैयार रहना, लंबे समय तक ब्लीडिंग होगी। अगर चोट लग भी जाए, ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस जगह प्रेशर अप्लाई करो, साथ में आइस अप्लाई करो, और चोट बेहद गंभीर लग जाए तो तुरंत अस्पताल पहुंचो। वहां पर क्या लगाएंगे आपको, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, दूसरा क्या लगाएंगे आपको, डेस्मोप्रेसिन, उसके अलावा एडमिनिस्टर कंसंट्रेट फैक्टर नंबर 8। तो परिभाषा से लेकर मैनेजमेंट तक शायद टोटल आपको क्लियर हो गया। इट इज द बेसिक ऑफ हीमोफीलिया। इसके बाद अगला पोर्शन बचा है, व्हाट आर द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अपन फर्दर लेक्चर के अंदर डील करेंगे। अब कुछ हीमोफीलिया के क्वेश्चन हैं, बड़े आसान आसान क्वेश्चन, जिनका आप जवाब दे सकते हैं टॉपिक पढ़ने के बाद। हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय, आंसर क्लियर है, बैक्टीरिया, वायरस, जेनेटिक म्यूटेशन, तो 100% आंसर आपको मालूम चल रहा है, आंसर इज जेनेटिक म्यूटेशन। अगला क्वेश्चन, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोफीलिया, कौन सा है, ब्लीडिंग इन द हेड हो सकती है, जॉइंट स्वेलिंग हो सकती है, डेथ, यस, एक्सीडेंट होने के बाद इतना ब्लड का लॉस हो जाए जो डेथ भी हो सकती है। व्हाट इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ देम। आगे बढ़े आप। दिस लैक इन पेशेंट विद हीमोफीलिया बी
हीमोफीलिया बी वाले इंसान में कौन सा फैक्टर कम होगा? आया हुआ क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में, नहीं पढ़ा हुआ हो तो आंसर सी जाता है, बट अपन ने पढ़ लिया है इसलिए आंसर क्या होगा? क्रिसमस फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयरली फीमेल एक्सपीरियंस द फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट ऑफ हीमोफीलिया एज दे डू सो ओनली व्हेन दे आर, कि रेयर में फीमेल के अंदर हीमोफीलिया होगा, कब होगा? जब उनमें कौन सा फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट होगा? देखिए, कैरियर फॉर द डिफेक्ट नहीं, कैरियर का मतलब तो उनमें बीमारी के सिम्टम नहीं आएंगे। वाइफ ऑफ हीमोफिलिक हस्बैंड, हीमोफीलिया वाले हस्बैंड की वाइफ होना, बताओ गुनाह थोड़ी है? फीमेल को थोड़ी ट्रांसमिट होगा, एसटीडी थोड़ी है ये तो जेनेटिक म्यूटेशन की बीमारी है, अगली पीढ़ी में जाएगा, तो वाइफ होने से ट्रांसमिशन की संभावना नहीं होगी। नेक्स्ट, होमोजाइगस फॉर डिफेक्ट, हेट्रोजाइगस फॉर डिफेक्ट। देखिए, हेट्रोजाइगस का मतलब तो ये समझो XX एक पर डिफेक्टिव जीन है, होमोजाइगस का मतलब ये समझो XX दोनों पर डिफेक्टिव जीन है। यही तो समझाया अपन ने कि फीमेल में इस कंडीशन में हीमोफीलिया नहीं होगा, केवल तब होगा जब दोनों पर डिफेक्टिव जीन आएगा। दोनों पर डिफेक्टिव जीन आने का मतलब होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? आंसर है होमोजाइगस, आंसर इज होमोजाइगस। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर होगा सी। हीमोफीलिया इज ए, बताओ XYZ, आंसर इज क्लियर, आंसर इज X लिंक्ड इनहेरिटेंट डिसऑर्डर। A normal man whose father was hemophilic marry a normal woman, the offspring shall be। देखें, इस क्वेश्चन को आप वीडियो रोक कर लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करें घर पर। कल के लेक्चर में अपन इनको डील करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को रोक कर लिख सकते हैं, ये होमवर्क है आपका, आप घर पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है, सेम होमवर्क है, इसको भी घर पे सॉल्व करने का प्रयास करें, कॉपी में लिख लें और फिर सॉल्व करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन सेम इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है, क्लासिकल हीमोफीलिया है बच्चे को, तो उसके बाद ये कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, कौन से सही हैं इस पर भी अपन कल चर्चा करेंगे इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद। व्हाट इज द मोस्ट प्रॉपर मेथड टू यूज व्हेन ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम ए चाइल्ड विद हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के बच्चे में ब्लड सैंपल लेने का बेस्ट तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए, यूज फिंगर पंचर फॉर द लैब। देखिए, इसको पढ़कर बहुत बार बहुत सारे साथी इसी को टिक कर देते हैं, शायद इस लाइन का मतलब वो समझ लेते हैं कि फिंगर पंचर का मीनिंग कि अपन उस पर सैंपल लेने के बाद कंप्रेस करें। नहीं, यहां साफ साफ बोल रहा है यूज फिंगर पंचर, ब्लड वेसल को फिंगर से पंचर करें। क्या ऐसे सैंपल लेंगे? मारना थोड़ी है इंसान को, तो पहला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। दूसरा देखें, बी प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर प्लेटलेट फॉर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, क्यों लगाएं? प्लेटलेट की कमी थोड़ी है इंसान में, यह भी बिल्कुल गलत है। थर्ड, अप्लाई हीट, यहीं पर गलत हो गया भैया, हीट से तो वेजोडाइलेशन होगा, ज्यादा ब्लीडिंग होगी। चौथा, शेड्यूल ऑल लैब टू बी ड्रॉन एट वन टाइम, जितनी भी जांच करानी है एक बार करा लो। अब ऐसा तो है नहीं हीमोफीलिया हो गया तो इंसान में कभी आईवी नहीं लगेगा, कभी सैंपल नहीं लेंगे, कभी आईएम नहीं लगाएंगे, नहीं, ये सारे काम तो होंगे। बीमार तो वो भी होगा, दूसरी बीमारियां होंगी, तो लैब वालों से कह दो कि भैया जितने भी सैंपल जांच करानी है एक बार ही करा लो। ऐसा नहीं कि सुबह शाम जांच कराओ, सारी जांच एक ही सैंपल में करा दो। तो बेस्ट आंसर होगा शेड्यूल ऑल लैब टू बी ड्रॉन एट वंस टाइम, एक बार में ही सारी जांच करा देंगे। कम ऑन टू द नेक्स्ट, सेम इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चनों का आंसर आपको कल मिलेगा। आप यहां पर वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और लिखने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या आपका आंसर आता है उसका मिलान अपन कल करेंगे। तो इज दैट क्लियर? तो ये आपका लास्ट डिसऑर्डर क्लियर होता है जिसका नाम है हीमोफीलिया। इनहेरिटेंस को अपन कल पढ़ेंगे।
और उसके अलावा जो बचे हुए एक दो टॉपिक हैं उनको भी नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।